नमस्ते। मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब। आज हम लोगों ने ये सोचा कल कि जब हम लोगों को उम्मीद थी कि हाइड्रोजन बम गिरेगा, तो हुआ कि हाइड्रोजन बम से जब जब सब तहस नहस हो जाएगी व्यवस्था, तो उस पर कुछ बात करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन बम तो आज राहुल गांधी ने नहीं फोड़ा, लेकिन उससे कम भी नहीं किया। आ, मुझे और मतलब एक प्रॉपर रूप में एक एक उसका, जिसमें जिसको कहते हैं ना कि चोर को घर तक पहुंचा के आने का काम। ज्ञानेश गुप्ता के पास अब कहीं से कोई भागने का अवसर नहीं है। देश के सामने ये हो गया है कि 18 बार ये चोरी की बात उनसे पूछी जा रही है कि भाई ये चोरी कैसे हुई। और अगर वो 18 बार की चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो चोर चोर मुसेरे भाई नहीं, वो चोर को अपने यहाँ रख के ट्रेनिंग दे के उसकी पूरी तरह से। ये बहुत अशोक भाई, ये बहुत कॉमन चीज है। कुछ चोरों को जो प्रश्रय देते हैं उससे एक कमीशन लेते रहते हैं। तो इसका असली बॉस कौन है ये तो सबको पता ही है कि कौन है। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता आज का जो राहुल गांधी का जो भी हो रहा, मैं उस पर एक टिप्पणी, क्योंकि राहुल गांधी अब मैं रिलेंटलेस है। मैं वो कह रहे हैं कि मैं मैं लगातार। जी। देखिए, पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने सेंट्रल बैंगलोर के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, और 1,52,52,000 वोट नकली है, वो टोटल फुल प्रूफ थे। उसके पास बोलने की जगह नहीं थी, उसके पास दिखने की जगह नहीं थी। कई गोदी चांदलों को लगा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे, जैसा कि उनको नरेशन बनाना था। वो उस मकान पे गए जहां 92 लोग रजिस्टर्ड थे, और वहां उन लोगों ने भी कहा कि भैया हम तो किराएदार हैं यहाँ पे, हमको तो पता ही नहीं कि रेड्डी साहब का मकान है, उनको पूछिएगा। हम तो हम दोनों भी है यहाँ पे, लेकिन हम दोनों वोटर नहीं है। जो रह रहे थे वो वोटर नहीं थे, बाकी 92 वोटर। तो उन्होंने कहा कि अरे किराएदार होंगे, वो लिपापोती का काम है। और लगातार चुनाव आयोग पार्टी बन के बोल रहा था कि अफिडेविट दो, अफिडेविट दो। अफिडेविट किस बात का? राहुल गांधी अफिडेविट देने में मायने थोड़ी रखते हैं। अफिडेविट तो 18,000 दे दिए थे अखिलेश जी ने। अखिलेश जी के 18,000 के अफिडेविट का क्या हुआ? चुनाव आयोग अफिडेविट मांग रहा था फॉर्म 7 में, जिसका जिक्र आज हुआ है। वो अफिडेविट इसलिए होता है या किसी का नाम जोड़ना है या किसी का नाम खत्म करना है। लेकिन ये जो आपने फ्रॉड किया, इसकी इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा था। राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी कोर्ट जाए। कोर्ट जाके क्या करेंगे? कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो आप इतने ढीठ हो गए हो और इतने निर्लज्ज हो गए हो कि कोर्ट को आपने एफिडेविट दिया कि चुनाव आयोग के काम में कोर्ट भी इंटरवेन नहीं कर सकता। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट बनाए, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभाए तो चुनाव आयोग को अंकुश कौन लगाएगा? चुनाव आयोग इस देश का बाप बन गया। चुनाव आयोग संविधान से बड़ा हो गया। चुनाव आयोग लोकतंत्र से बड़ा हो गया। चुनाव आयोग इस देश के 140 करोड़ लोगों से बड़ा हो गया। कौन है चुनाव आयोग? किसने अधिकार दिए चुनाव आयोग के ये कि हम जिम्मेदारी से काम करेंगे? तुम तय करोगे जिम्मेदारी से काम करोगे? ये जिम्मेदारी राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि कैसे कैसे वोट चोरी हुए। दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट कैसे जोड़े जाते और कैसे तोड़े जाते, यानी डिलीट किए जाते, इसका पूरा प्रोसेस बताया। ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में आपको फॉर्म 7 भरना होता है, उसमें आपका नाम लिखना होता है। आपको ये वोट क्यों डिलीट करना है या ऐड करना है ये बताना होता है। तो बीएलओ को सबमिट होता है। बीएलओ इंक्वायरी करते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है, गलत है, या कोई उसमें फ्रॉड है, या कोई आप उसमें मक्कारी कर रहे हैं, या किसी का नाम कटवा रहे हैं। और बीएलओ जब उसको क्लियर करता है तब जाके सूची से नाम हटता है या नाम जोड़ता है। ऑनलाइन में क्या है? ऑनलाइन में आप लॉगिन करते हैं। उस लॉगिन करने के बाद आपको एक अलग उस पे जाना पड़ता है, फॉर्म 7 पे। वहाँ फॉर्म 7 भरना पड़ता है, आपका नाम डालना पड़ता है, और उसके बाद आपको पूछता है कि नाम डिलीट करना है या ऐड करना है। क्यों करना है ये पूछता है, आपको कारण बताना होता है। उसके बाद आपको क्लिक करते हो, वो सबमिट होता है। आपको एक रेफरेंस नंबर आता है, उसमें आपके मोबाइल नंबर भी होते हैं। वो रेफरेंस नंबर आप बार बार चेक कर सकते हो कि आपके आवेदन के साथ क्या हुआ। 7 से 10 दिन में नाम ऐड होता है या डिलीट होता है, ये प्रोसेस है। 7 से 8 दिन इसलिए लेते हैं कि वो उसमें तहकीकात करते हैं। अब हुआ ये कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कर्नाटका के, ये 2023 में पकड़ी गई चोरी है, आनंद जी। इस पे बहुत पहले कार्यक्रम भी कर चुके हैं।
तो उसमें ये हुआ कि एक बीएलओ के चाचा ने कंप्लेंट कर दी, बिटिया हमारा तो नाम ही नहीं है इसमें। बिटिया ने कहा कैसा कैसा हो सकता है चाचा, हम चुनाव मशीनरी का हिस्सा है, हम चेक करते हैं। उन्हें देखा कि वाकई चाचा का नाम तो गायब हो गया, डिलीट कर दिया, निकाल दिया किसी ने। उन्हें देखा कौन है भाई मेरे चाचा का नाम निकाल देने वाला, तो पड़ोसी मिला। उन्हें पड़ोसी को जाके पूछा कि भाई आपने मेरे चाचा का नाम क्यों निकाल दिया। उन्हें बोला कौन सा, हम काय को निकालेंगे भाई, हमको क्या जरूरत पड़ी है, यही काम बचा है क्या। तो फिर देखा कि उस आदमी के नाम, उस आदमी ने तो कई लोगों के नाम डिलीट कर दिए हैं जिसने कुछ किया ही नहीं है। फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर ये मामला सीआईडी को पहुंचा। उस आदमी ने कंप्लेंट की, कलेक्टर तक कंप्लेंट की, जो इलेक्शन ऑफिसर होता है। उसके बाद सीआईडी तक गया। सीआईडी ने इसकी तहकीकात की, एक आदमी के नाम का मिसयूज किया गया है, उसके नाम से एप्लीकेशन बनाए गए हैं ऑनलाइन और धनाधन नाम डिलीट हुए हैं। तो उन्होंने कहा चुनाव आयोग को कि ये एप्लीकेशन लोड कहां से हुए, ये आदमी तो मना कर रहा है हमको, हो सकता है ये झूठ बोले, तो आप हमको आईपी एड्रेस दे दीजिए, तो आईपी एड्रेस से हम पता कर सकते हैं कि यह कहां से गए, कैसे गए। चुनाव आयोग 2023 से लेकर 18 लेटर लिखने के बाद भी कोई इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं, क्योंकि हुआ कैसे, जो राहुल गांधी जी ने जो पूरा बताया, मैं इसका जिस्ट बताता हूं आनंद जी। हुआ, उन्होंने क्या किया कि कोई कॉल सेंटर है जो दिन रात काम करते हैं नाम डिलीट करने का और जोड़ने का। उसमें जो लोग बैठे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है। अब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम 6000 कटे हैं, 6000 से ज्यादा, उसमें क्या देखा, बूथ पे जो नंबर 1 वोटर है उसी को जीरो डाउन किया उसने। सॉफ्टवेयर में कोई कमांड होगी कि हमको डिलीट करने के लिए लोग चाहिए, कि नंबर 1 पे जितने भी लोग हैं वो आ गए। उसमें एक महिला आ गई, बेचारी बुढ़िया है, वृद्धावस्था में है। वो अम्मा को देखने के बाद लगता नहीं कि वो अम्मा कंप्यूटर भी चलाती होगी, लेकिन उसने ऑनलाइन करीब करीब 24 नाम डिलीट किए। एक सज्जन है जिसने कंप्लेंट की, सीआईडी तक मामला गया, उसने 12 नाम डिलीट किए। उसको तो प्रेजेंट किया था, बोले हमने तो कुछ किया ही नहीं भैया, हमने हमारे नाम पे 12 नाम चढ़ गया। इसमें जो रेफरेंस के मोबाइल है, वो मोबाइल आउट ऑफ स्टेट के हैं, मतलब महाराष्ट्र का मोबाइल नंबर है और डिलीट करवा रहा है वो वहां का। तो आईपी एड्रेस से आपको तुरंत वो चीज मिल जाती जिस कंप्यूटर से काम हुआ है, तो करने वाला टीम मिल जाता है। तो ये दे नहीं रहा है चुनाव आयोग, क्यों नहीं दे रहा है? क्या चुनाव आयोग को मालूम है कि ये चोरी हो रही थी? चुनाव आयोग ने तो तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर करके पुलिस केस रजिस्टर कर देना चाहिए, सीबीआई को दे देना चाहिए मैटर, कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे कि ये कौन सेंटर है जो मिसयूज कर रहा है चुनाव आयोग का। लेकिन चुनाव आयोग ही चोरी में भागीदार होगा, तो चुनाव आयोग इस चोरी पे चादर डालने का प्रयास करेगा। 2023 से लेकर 2025 तक 2 साल हो गए, चुनाव आयोग डॉक्यूमेंट दे नहीं रहा है। ये चोरी जैसी डिलीट करने की है, महाराष्ट्र के राजौरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मतदाता जोड़ने की भी ऐसी चोरी हुई। किसने जोड़े? जिसका नाम लिया उसने तो जोड़े नहीं, उसके नाम का फायदा उठा के लॉगिन करके उसके नाम से किसी और ने करवाए। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। आज से 3-4 महीने पहले चुनाव आयोग में कंप्लेंट की ममता बनर्जी ने कि, और कंपनियों के नाम दिए कि ये 3-4 कंपनियों के कॉल सेंटर हमारे यहां चल रहे हैं। सुनने में आया है कि सत्ता पक्ष ने उनको हायर किया है, और सुनने में यह भी आया है कि वो लगातार नाम डिलीट करने और जोड़ने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग ने इसको नकारा। फिर उन्होंने एपिक नंबर कैसे 2 है हरियाणा में और बंगाल में, इसके प्रूफ दिए। चुनाव आयोग ने कहा कि जो गलती हो सकती है, लेकिन हरियाणा का वोटर बंगाल में वोट नहीं कर सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूं। उसके बाद ममता जी ने दूसरी लिस्ट दी, जिसमें उसी एपिक नंबर का एक महिला हरियाणा की कैसी बंगाल के मतदार संघ में एनरोल हुई है। तो बंगाल में एक ही एपिक नंबर के 2 मतदाता है, जो हरियाणा की महिला है, जो उसका पिता का नाम, उसका सब, सिर्फ एड्रेस बंगाल का है। ये खेल किसने की? तब चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, ये भी गलती हम मान रहे हैं कि कुछ गलती तो हुई है, और हम इसको आधार कार्ड से जोड़ने का बात करते हैं।
इसके बाद चुनाव आयोग, ये मैं आरोप खुद लगा रहा हूं, अब इसमें आपका कोई आनंद जी है ही नहीं, पब्लिक इंडिया का कोई नहीं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने ऐसा ही कुछ बड़ा खेल सत्ता के साथ मिलकर बिहार में किया। अब बिहार में उसको जस्टिफाई करने के लिए एसआईआर का एक नौटंकी आयोजन किया, मंचन किया। एसआईआर हो रहा है, एसआईआर हो रहा है। अब जब वोट डिलीट होंगे तो बोलेंगे एसआईआर की वजह से हुए, जो ऐड होंगे बोलेंगे एसआईआर की वजह से हुए। लेकिन पहले ये तो बता कि कर्नाटक में 2023 में ये क्या हुआ, कैसे हाईजैक हुआ। वैसे ही राहुल गांधी के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में एक परसेप्शन तो बन गया, गांव गांव में लोग बात करने लगे कि ये सरकार तो चोरी करके आती है। क्योंकि हुआ क्या आनंद जी, कि जब ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली महादेवपुरा की राहुल गांधी जी ने, तब पूरे देश में जितने हारे हुए उम्मीदवार थे विपक्ष के, सब ने अपनी मतदाता सूची चेक करना शुरू कर दी और सबके कॉन्स्टिट्यूंसी में महादेवपुरा मिला उनको। लोग लोकल लेवल पे बात कर रहे हैं, लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। चुनाव आयोग तो कोई रिप्लाई देता नहीं। जब 18,000 एफिडेविट दिए हैं चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने, तो चुनाव आयोग ने पहले कहा तो दिए ही नहीं। जब रिसिप्ट दिखाई तो बोले हाँ अच्छा दिए, तो वो डायरेक्ट किए। तो रिडायरेक्ट किसको किए? राज्य चुनाव आयोग को। राज्य चुनाव आयोग ने 2 साल में कितनी कंप्लेंट अटेंड की? 18,000 में से सिर्फ 170, वो भी सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी। इस स्पीड से तो ये 20-25 साल लेंगे 18,000 कंप्लीट करने में। तो फिर चुनाव के मायने क्या रहते हैं? 5 साल आपने इन्वेस्टिगेशन में लगाए, तब तक तो 5 साल तक तो वो संसदीय भोग के पूरा उपयोग करके निकल जाता है। 5 साल बाद आप उसको बोलोगे सांसद रद्द हो गया, वो तो वैसे भी आप संसद में नहीं है। तो ये समय निकालने की बात, इंफॉर्मेशन देने की न देने की बात, इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई करके हाथ ऊपर करने की बात, ये चुनाव आयोग क्यों करता है? इज इलेक्शन कमीशन अ पार्टनर इन द क्राइम? इफ इट इज नॉट, व्हाई इट इज नॉट कमिंग क्लीन? पुराने जितने चुनाव आयुक्त है वो लगातार नए चुनाव आयुक्त को लताड़ के बोल रहे हैं कि भाई क्यों बेइज्जती कर रहा है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग सवाल नहीं पूछता। चुनाव आयोग लोगों के मन में डाउट आया तो उसका निराकरण करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं, रस्ते के खैनी खाते खाते मुंह में खैनी डाल दी और डायलॉग मार दिया। पूरे प्रूफ के साथ बोलता है। आप लाइए, उनको बिठाइए, उनके प्रूफ चेक कीजिए, उसमें कुछ गलत हो तो आप उनको बोलिए कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको शोभा नहीं देता, बदनाम कर रहे हैं आप। लेकिन आप तो वहां बैठ के बोलते एफिडेविट दो, नहीं तो माफी मांगो, मैं ये करता हूं, मैं तो। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़े डॉन हो, भगवान बन गए हो आप। इसके पहले के थे वो तो शेरशायरी करते थे, वो ट्रक के पीछे लिखी हुई छिचोरी शायरी या हिंदी फिल्मों के गाने गाते थे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों को। बेकार की बातें कहां से होगी भैया? तुम्हारे लिए बेकार की बातें हो गई, जो दो इस देश का संविधान चाहते हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी चुनाव है। जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं वो बिल्कुल सवाल पूछेंगे, अधिकार है सवाल पूछने का। चुनाव आयोग क्या फ्री में काम नहीं कर रहा है? करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार एक गाड़ी में जाके आता है ना वापस, उस गाड़ी का डीजल भी हम लोगों के पैसे से जाता है। ज्ञानेश कुमार जिस बंगले में रहता है उसकी औकात है उस बंगले का किराया देने की, लुटियंस जोन में। वो बंगले का बंगला भी जो भोगता है, बंगले का पानी, राशन, ये सब उसको मिलने वाला पैसा, ये टैक्स पेयर मेरे और आपके जो दर्शक मेरे सुन रहे उनके पैसे से जाता है। नौकर है हमारा, सवाल का जवाब देना होगा। वहां लोकतंत्र खत्म करने के लिए नहीं बैठे हो आप, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बैठे हो। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोग रास्ते पे उतरते हैं। मैं बार बार कहता हूं आनंद जी, जी लोग कहते हैं कि ये देशद्रोही है। भाई मुझे तो कोई किसी, मैं तो आजकल तो बहुत एंकरनियों से बहुत डर लगने लगा है। भाई किसी वो सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बोल दिया कि ये नेपाल जैसी स्थिति भारत में ना हो जाए, तो चित्रा त्रिपाठी राशन लेके चढ़ गई उसके ऊपर, देशद्रोही हो तुम्हें, हिम्मत कैसी हो गई? अरे बाप रे बाप, चित्रा त्रिपाठी महलों में रहती होगी, आम जनता के बारे में जरा जाके पूछिए। जी जी। यदि इस मैं देश में लोकतंत्र मैं नहीं रहेगा, इस देश में संविधान नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे लोग?
संविधान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे लोग? क्यों नेपाल में लोग रास्ते पे आ गए थे? यूं ही सुबह उठ के उनका मन हुआ रास्ते पे आने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जनता एक सोया हुआ ज्वालामुखी है, आप उसको तकलीफ मत दीजिए। इस सोए हुए अशोक, ज्वालामुखी को उठाइए मत। और यदि ये उठ गया तो लंका, नेपाल और बांग्लादेश तीनों देशों में जो नहीं हुआ उससे ज्यादा इस भारत में होगा, क्योंकि तीनों देश भारत के एक राज्यों जैसे हैं। बंगाल का विभाजन करके ही पश्चिम बंगाल का बंगाल का विभाग, एक बंगाल राज्य हुआ करता था, हमारे यहां प्रांत था, उसका विभाजन करके आधा बंगाल पूरा बांग्लादेश है। लंका हमारे यहां दक्षिण के केरल से बड़ा छोटा है, और जी नेपाल दिल्ली इतना है। डरिए, डकैत मत बनिए। आटे में नमक सब करते हैं। हम कोई कांग्रेस को यहाँ पे क्लीन चिट देने के लिए नहीं आए, उन्होंने भी किया होगा, लेकिन नमक का आटा मत गूंथिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि इससे देश का नुकसान होगा। ये सारे देश 50 साल पीछे गए हैं। इनके आने वाले भविष्य, जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उनके भविष्य के बारे में देखिए। इन तीनों देशों के, उनके जो बच्चे मारे गए उनके बारे में देखिए। मत करिए ऐसा। जी पूरे विश्व देख रहा है जी। भारत को। या डीप स्टेट करने के लिए अमेरिका कब से तैयार बैठा है। आप जी फर्टाइल ग्राउंड मत अशोक, दीजिए। अशोक भाई, मैं एक बीच में एक और चीज इसी को, एक छोटा प्रश्न उसमें। एक्चुअली क्या हुआ था, ये आलन जो है वो मेरे बहुत पुराने घनिष्ठ, मतलब आज से 40 साल पुराने बी आर पाटिल का क्षेत्र है। और बी आर एक बहुत ही मतलब ऐसे ग्राउंडेड है। और चूंकि वो महाराष्ट्र और उसके बॉर्डर से आते हैं तो वो मराठी भी उतनी फ्लुएंटली बोलते हैं। पुणे में उनका आना जाना बहुत रहता है। बी आर 1983 में हुए, यहाँ से एमएलए 2004 में हुए, 2013 में हुए, 2018 में हुए। लेकिन जब 2018 में नहीं हुए, 2018 में वो 697 वोट से हार गए थे। अच्छा, बिहार को मैं जानता हूं, मतलब व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जो एमएलए हो वो ऐसा ही होना चाहिए, लोगों के बीच के लगे रहते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। कुछ इधर उधर, मतलब एक पैसे की हेराफेरी नहीं। वो ग्राउंडेड आदमी है। ये चुनाव मैं इसलिए बता रहा हूं कि अशोक भाई, जो मेरी आशंका है, ये 2023 का चुनाव आलन से वो जीते हुए हैं। और अगर मैं आपको फिर बताऊं, अगर आज कर्नाटक में विपक्ष की या कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो ये गोरख धंधा नहीं आ पाता। इससे बड़ा गोरख धंधा उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ है। लेकिन हुआ है चूंकि वहां सरकार बीजेपी की है, इसलिए आप इस गोरख धंधे के कुछ नहीं पा रहे हैं। वो तो वहां पे आप लोगों भाई। ने दोबारा पोलिंग कराई, 2000 लेकिन सीडी सीआईडी को दिया, डिपार्टमेंट तो सीआईडी पत्र लिख रहा है। सीआईडी को इन्वेस्टिगेट किया। सीआईडी ने तो पहले पहले उनको ही पकड़ा जिन्होंने नाम डिलीट जी करवाए। जब वो बोलते मैंने जी नाम ही नहीं डिलीट करवाए, तो सीआईडी ने उनको क्लीन चिट नहीं दी। जी ना राहुल गांधी ने जी क्लीन चिट। जी राहुल जी गांधी ने उन लोगों का वक्तव्य दिया कि ये बोलते हमने नहीं किया। इन्होंने नहीं किया ये बोलते हैं, ये इन्होंने किया या नहीं किया ये सिर्फ चुनाव आयोग बता सकता है। बता सकता है। और करेक्ट। चुनाव आयोग को वो आईपी नंबर देना होगा, जिस आईपी नंबर से ये पता पड़ जाएगा कि किस लैपटॉप से ये काम हुए हैं। रात को 4:10 पे कौन उठता है भाई? रात को 4 बज के एक आदमी उठ गया और 30 सेकंड 36 सेकंड में 36 सेकंड में उसने 2 फॉर्म भर दिए। मतलब ऑफिस उसकी हो गया। उंगलियां तो, उसकी उंगलियां नहीं होगी क्या, रोबोटिक होगी क्या होगी भैया? और फिर उसके बाद तान के सो गया। मतलब उस सुबह उठा, उसने कहा कि यार वो ये डिलीट कर दूं सालों को, मैं चले जाएंगे वोटिंग वोटिंग रेडी नहीं है, कर दिया, वोट डिलीट हो गई जी। कैसा हो गया भाई? कैसे आपने मैकेनिज्म चेक किया? क्या ऑनलाइन ये फ्रॉड हो रहा है, या ऑनलाइन सिस्टम ही फ्रॉड करने के लिए किया गया है? यदि चुनाव आयोग ने इसकी ऑनलाइन आए हुए एप्लीकेशन का कुछ पूछा होगा, तो जो नंबर मोबाइल के थे वो तो नंबर उस आदमी के नहीं थे। चुनाव आयोग ने इतना तो देखना चाहिए कि 36 सेकंड में 2 फॉर्म कैसे भर जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर का ही खेल है, एक बटन दबाते से दन्न दन्न काम हो जाता है। कहीं तो होगा, चुनाव आयोग जी ने कुछ तो अशोक भाई, देखना मैं होगा। एक जी अशोक भाई, मैं एक एक दो प्रश्न छोटे छोटे इसलिए पूछ ले रहा हूं कि एक साथ उसका। एक तो
वो जब ये कह रहे हैं, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अब ईसी के अंदर से, इलेक्शन कमीशन के अंदर से खबर आती है, तो एक तो उन्होंने विपक्षियों में अपने आप ही, अब एक दूसरे का सब लोग कहेंगे तू ये इसने बताया, इसने बताया। अच्छा, नहीं पैसा जो नहीं मिला होगा वो वो सब बांटा नहीं। नहीं, एक दूसरी चीज में मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक चीज राहुल गांधी और कह रहे हैं, भाई ये जिम्मेदारी हर उस वोटर की है जो इस लोकतंत्र का हिस्सा है। ये कोई राहुल गांधी या विपक्षी पार्टी का ठेका थोड़ी है कि उन्होंने कहा मेरा काम रा, प्रोसेस में है, मेरा राहुल काम रा, इंस्टीट्यूशन। नहीं नहीं राहुल गांधी ने बहुत सही कहा। मैं इस लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाला एक पार्टी हूं। चुनाव की चोरी रोकने का काम, मतदान की चोरी, सुरूचित रूप से चुनाव स्थापित हो, मतदाता सूची प्रामाणिक रूप से हो, प्रामाणिक तरह से चुनाव के जो रूल्स है उसके हिसाब से चुनाव आयोग के जो अपना आचार संहिता है उसके अनुसार चुनाव हो। ये काम किसका है? चुनाव आयोग का है। ये विपक्ष जी का काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मैं ये विपक्ष के नेता के तौर पे नहीं पूछ रहा हूं, एक शहरी होने के नाते पूछ रहा हूं कि मेरे देश में क्या लोकतंत्र ऐसा चल रहा है? क्या चुनाव हाईजैक हो रहे हैं? क्या मतदाता, विपक्ष के मतदाता थोक में काटे जा रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष को मतदान करने वाले लोगों को इस राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट करवाया जा रहा है? अब दर्शक ये भी कहेंगे कि भाई आप कहते हो कि 30-40 लाख वोटर हर राज्य में इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, तो ये लोगों का आने जाने का खर्चा कौन दे रहा होगा? अरे भाई साहब, ये लोग जाते नहीं। हरियाणा की महिला यदि बंगाल में वोटर बन गई है तो हरियाणा की महिला को जाना नहीं पड़ता। वहां कोई भी महिला उसका वोट डाल देगी, 2 बार डाल देगी। अपने यहाँ के वीडियो भी आए हैं लोगों के कि मैं तो 6 बार वोट डाल के आया। भाई 6 बार वोट डाल के आया, डंके की चोट पे बोला उसने, हाँ मैंने बीजेपी को दिया, 6 बार दिया। तो ये सिस्टम तो है, ये सिस्टम कई बार जी पता पड़ा। रही बात अंदर की, तो क्या होता है, अति सर्वत्र वर्जते। जब अति ज्यादा हो जाती है तो लोग उससे उब जाते हैं। आप, मैंने बोला ना, नमक आटे में सब डालते हैं, नमक का आटा मत गूथिए। जब आपने अति की तो कोई तो एक माय का लाल होगा जिसका जमीर जगा होगा, बाकियों के तो जमीर है ही नहीं। किसी एक का जमीर जगा होगा तो उसको लगा होगा कि यार ये बहुत भयानक हो रहा है, ये गले नहीं उतर रही बात, ये नहीं होने देंगे। लेकिन उसकी औकात नहीं बेचारे की, नहीं होने देंगे। तो वो इंफॉर्मेशन बाहर पास करता है। ऐसी इंफॉर्मेशन, जब वो हाइड्रोजन बॉम्ब फूटेगा तो मैं आपको डंकी की चोट पे कहता हूं, उसमें इंफॉर्मेशन पीएमओ से भी होगी, कुछ इंफॉर्मेशन गृह मंत्रालय से भी होगी। क्योंकि जब अति हो रहा है तो अब लोग जिनको अपने घर पे, मतलब एक आधे बेटी ने पूछ लिया 12th में जाने वाली, और उसका पिता चुनाव आयोग में है, उसने सब पढ़ने के बाद बोलेगा पापा क्या काम कर रहे हो आप? घर के बच्चे, पत्नी, बहन, मित्र परिवार पूछ रहा होगा क्या कर रहे हो यार तुम, ये शोभा देता है तुमको करना? तो कहीं ना कहीं जमीर जग जाता है। कुछ लोगों का जमीर ही नहीं होता, उनका पारिवारिक अपब्रिंगिंग ऐसा होता है। जमीर, नैतिकता, प्रामाणिकता, व्यवहारिकता, ये सारी बातें आनंद जी मुझे लगता है परिवार से मिलती है। परिवार जब आपको पालता है, माँ बाप के संस्कार होते हैं जो ये सारे गुण आप में आते हैं। और यदि गुण इनमें नहीं है तो इनकी गलती नहीं है, इनको पारिवारिक शिक्षा ही नहीं मिली, इनका ठीक से संगोपन नहीं हुआ। उस वजह से ना इनका जमीर जागता है, ना इनको ईमानदारी से कोई काम करने की इच्छा होती है, और ढीठ होके चोरों को प्रोटेक्ट करते हैं। जी ये परिवार का कल्चर बताता है। अशोक भाई, एक एक छोटा प्रश्न और इसलिए मैं पूछ ले रहा हूं क्योंकि उसकी गुत्थी थोड़ी उलझी हुई है। मैं थोड़ा प्रश्न 1 मिनट लूंगा मैं प्रश्न को बताने में। वंतारा में एक कहीं से कंप्लेन हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई। एसआईटी ने बहुत तीव्र गति से, मतलब इतनी रफ्तार से उसने रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। रिपोर्ट की कोई कॉपी बाहर सार्वजनिक नहीं की जाएगी, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और आगे से इस पे कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस पे कोई पिटीशन, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसको लोग दो तरह से देख रहे हैं। एक ये लोग इसको एक कहना यह है कि अंबानी जी का कुछ गड़बड़ थी अडानी को लेके, तो वो अब होल्ड पे हो गया है, मामला ठीक हो गया है। मेरे हिसाब से सारा कुछ कराया ही अंबानी जी ने था,
कि इस तरह की एक क्लीन चिट फॉर ऑल टाइम्स टू कम मिल जाए। ये बहुत कॉमन चीज है, ये बहुत से लोग अपना इनकम टैक्स की रेट करवा लेते हैं कि सब वाइस। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप इसको बिल्कुल कैसे देख मैं रहे हैं अशोक भाई? अब मैं बिल्कुल आपने जो कहा वैसे ही देख रहा हूँ मैं उसको। ये एक वंतारा, एक एक्चुअली क्या हुआ, ये प्रायोजित, एक प्रायोजित एसआईटी थी कोल्हापुर जी। के एक मंदिर का हाथी वंतारा में चला गया, भेज दिया चला गया। गया है। उस पे लोग उत्तेजित हुए, फिर एक कोर्ट में मामला आ गया, उनने ब्लैंकेट परमिशन देख ली। लेकिन जो एसआईटी नियुक्त की गई थी उसमें एक भी वन्य प्राणी का जानकार नहीं था। कोई ऐसा सोशल एक्टिविस्ट नहीं था कि जो शेरों के लिए, जो टाइगर्स के लिए, जो हाथी के लिए इस देश में काम कर रहे हैं। असंख्य लोग, उनमें से कोई नहीं था। जज साहब गए, उनने देखा, कानून देखा, सब देखा, कर दिया। लेकिन इससे एक और अच्छा हो गया कि अब कोई भी घर में जानवर रख सकेगा, और अंबानी के नाम पे वो भी अपने घर में हिरण, चीते सब पाल लो। अब आपकी औकात होगी तो। नहीं तो आपके यहाँ कोई दूसरा एकाध पंछी भी मिल जाए जो प्रोटेक्टेड है, अरे बाप। तो आपको जेल में ठूस देते हैं। ये पंछी कैसा आ गया आपके यहाँ, आपके आपने कैसा पाला इसको। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई अडानी के अकाउंट में ही ले लीजिए इसको, अडानी अडानी जैसा कर लीजिए। अडानी जी, देखिए अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, इनके लिए संविधान और कानून नहीं, ये उनके ऊपर है, क्योंकि देश से चलाते हैं, सभी के इंटरेस्ट है। यदि ये देश चला रहे हैं तो न्यायपालिका को भी अपना स्वार्थ देखना होता है। सब आत्मनिर्भर हो गए अभी प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे, सब आत्मनिर्भर हो गए। जी भूषण गवई जी ने अपने मैं भांजे को ही हाई जी कोर्ट में ले आए, हाई कोर्ट उधर में। बीजेपी ने अपने एक स्पोक्स पर्सन को हाई कोर्ट में जज बनवा दिया। तो ये सब आत्मनिर्भरता है, सब अपने अपने कर रहे हैं, सब अपना अपना स्वार्थ है। अशोक अशोक भाई, चूंकि एक आपने नाम ले लिया, चलते चलते मैं कर लूं। अडानी जी का अभी एक रवि नायर ने, आप तो थे जब रवि नायर को हम सब लोगों ने सम्मानित किया था, रवि हाँ, नायर आया। अब एक कोर्ट में केस जाता है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि मैं भी उससे कहीं ना कहीं उस लपेटे में आ गया। कोर्ट में केस जाता है, 9 जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस को कोर्ट कहती है बिना उनको सुने कि भाई ये लोग सब हटाइए, अडानी जी के बारे में कुछ मत कहिए। उसकी बेसिस पे मुझे भी नोटिस आ गई गूगल से कि आपने ये सब जो लगाए हैं, उसने बताया इसको हटाइए तुम। तो हमने कहा कि साहब, उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर भेजा मुझे 18 पेज का। तो मैंने जब वो हुआ तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा इसमें मेरा नाम कहीं नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्यों नहीं हटाऊं। फिर उनका आया 2 दिन बाद। अब उन्होंने कल रात में स्वतः उन्होंने इसको यहां से हटा दिया, कहा ये भारत में नहीं देखा जा सकता, लेकिन भारत में चूंकि कानून ऐसा है, भाई कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। ये जो हो रहा है, अडानी जी का इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि वो कुछ भी करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा आने वाला है जिसमें अडानी जी फिर फंसने वाले हैं, तो वो तैयारी कर नहीं, रहे हैं कि। अडानी जी फंसते नहीं है सर। अडानी जी आज की डेट में जो मर्जी चाहे कर सकते हैं इस देश में। वो 1 रुपए के लीज पे 1000 एकड़ जमीन ले सकते हैं। वो टाइगर कॉरिडोर में माइन खोद के टाइगर कॉरिडोर को नष्ट कर सकते हैं। वो 24 ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया कि अडानी की माइन यहां नहीं चाहिए, उसके बावजूद, पूरे गांव के विरोध होने के बावजूद, जन सुनवाई के विरोध के बावजूद उनको परमिशन मिल सकती है। अडानी जी क्या करते हैं, देखिए अडानी जी कितने बड़े हो गए, और अडानी जी अब भारत सरकार से भी बड़े हो गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी कल ही मैंने आंकड़े पढ़े और मुझे अच्छा लगा। आंकड़ों में ये कहा गया कि हमारा रशिया से क्रूड लेने का काम बढ़ गया, हमने और ज्यादा क्रूड खरीदा रशिया से, हम अमेरिका से नहीं डरते। लेकिन एचपीसीएल के लिए 10 लाख बैरल क्रूड लेकर, सॉरी 20 लाख बैरल क्रूड लेकर, जब वो टैंकर, शिप टैंकर अडानी के पोर्ट में आया, तो अडानी जी के पोर्ट ने कहा कि अडानी जी के 14 पोर्ट्स है, इसी किसी 14 पोर्ट पे ये टैंकर खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका ने बैन किया है। क्रूड किसने खरीदा? भारत सरकार ने खरीदा। क्रूड किसका था? एचपीसीएल का था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। लेकिन वो अडानी के पोर्ट पे नहीं आ सकता, दूसरे पोर्ट पे भेजा उसको। अब मुझे बताइए, ये अडानी के पोर्ट भारतीय संविधान के अनुसार चलते,
भारत की सरकार के अनुसार चलते या अमेरिकन सरकार के अनुसार चलते? आप बता दीजिए मुझे। ये हो रहा है। मुझे याद है जब पेट्रोलियम कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन का एक शगुफा आया था अटल जी के समय, तब राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, अब स्वर्गीय हो गए। राम नाईक ने उस पे एक नोट लिखा था कैबिनेट में, और राम नाईक ने कहा था कि पेट्रोल एनर्जी है, देश की लाइफलाइन है। कल युद्ध की स्थिति में देश चला जाता है, ऐसे में प्राइवेट कंपनियां यदि पेट्रोल देने से मना करें, हम तो युद्ध ऐसे ही हार जाएंगे। ना टैंक चलेंगे, ना गाड़ियां चलेंगी, ना फ्लाइट चलेंगे, ना एयरफोर्स के प्लेन चलेंगे। इसके लिए पेट्रोल यह हमेशा सरकार के हाथ में होना चाहिए। वैसी स्थिति आज हमारे एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स की हो गई। सी पोर्ट्स अडानी के हाथ में चले गए 14, विकास कर रहे बोले, और वही अडानी भारत सरकार ने खरीदा हुआ तेल, भारतीय कंपनी को, सरकारी कंपनी को आया हुआ तेल, वो अपने टैंक, अपने एयरपोर्ट, अपने पोर्ट पे, सी पोर्ट पे खाली नहीं होने देता, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। तो अडानी जी किसके लिए मतदान कर, अमेरिका के सिटीजन है कि भारत के सिटीजन है, ये तय करे। लेकिन अडानी जी ये कर पाएंगे क्योंकि अडानी ही सरकार चलाते हैं। अब कोर्टों पे जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है, वहां अडानी मेव जयते यही लिखना पड़ेगा। अडानी है तो जय है, और बाकी तुम सब पराजय है। ये अडानी जी को मिली हुई ताकत। और यदि अडानी जी ये पाप कर रहे हैं, और जिस दिन मुझे खबर मिली कि 14 पोर्ट्स पे ये टैंकर नहीं लोड होंगे, अनलोड होंगे, तो उसी दिन मुझे लगा कि अडानी अपने आप में एक बड़ा पाप हो गया इस देश में, और इस पाप को जन्म देने वाला उससे भी बड़ा पापी वर्तमान में सरकार में है। ये दुख है इस बात का। मैं अशोक भाई खत्म करूं, मैं सिर्फ दर्शकों को याद दिला दूं, ये वही अडानी है जिसके मुंद्रा पोर्ट पे देश के सबसे बड़ा ड्रग पकड़ा गया था, और तब इसने कहा था मैं क्या करूं, ये ना ना मेरा ना काम ना, थोड़ी है, मैं तो। सब एक बार नहीं, देश का जितने ड्रग्स पकड़े गए उसमें से मैक्सिमम अडानी पोर्ट पे है। ये आंकड़ा है गृह मंत्रालय का भाई, पार्लियामेंट में जी, दिए हुए जवाब का। करेक्ट, करेक्ट। ड्रग आ सकते हैं जो इस देश के भविष्य को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं, क्रूड नहीं उतर सकता जो इस देश की लाइफ लाइन है। जय हो अडानी जी की। हमारा चैनल भी अगली बार प्रोग्राम आप चाहे नहीं डिलीट हो, तो अडानी जी को वंदन करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए, और एंड में जैसे हम जब स्कूल में थे, सैनिक स्कूल में, तो हमें खाने के पहले ग्रेस बोलना पड़ता था, लेट्स बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव, और उसके बाद लेट्स बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी रिसीव्ड। अब हम ये प्रोग्राम चालू करने के बाद लेट्स बी थैंकफुल टू अडानी जी जी, फॉर स्टार्टिंग द थैंक प्रोग्राम। यू। नाउ लेट मी वंस अगेन थैंक यू अडानी जी फॉर जी, क्लोजिंग द प्रोग्राम। क्लोजिंग। थैंक यू अडानी जी, थैंक यू थैंक यू अडानी। अडानी।